पश्चिम एशिया की जंग का 40वां दिन है। दुनिया के लिए शांति का तोहफा ये दिन लेकर आया है, लेकिन ये शांति फिलहाल पूरी नहीं है, क्योंकि ट्रंप चाहे सीज फायर का दावा करें, लेकिन ईरान का साफ संदेश है कि हमले रुके हैं, लेकिन जंग नहीं रुकी है। अमेरिका और ईरान दोनों सीज फायर के पीछे अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ट्रंप सब कुछ दांव पर लगाकर ईरान की शर्तों को बांधकर सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं और इसी को अमेरिका की जीत कह रहे हैं। तो दूसरी ओर ईरान ने अपनी टॉप लीडरशिप को खो दिया। देश में तबाही का मंजर है। जंग में वो पूरी तरह से जख्मी है, लेकिन इन जख्मों के बावजूद अमेरिका के सामने ईरान झुका नहीं। सीज फायर की घोषणा के बाद भी खाड़ी के अमेरिकी समर्थक देशों और इजराइल को मिसाइल वार्निंग ईरान अभी भी दे चुका है। यानी संदेश साफ है, अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को अब भी नहीं मानेगा तो अभी हथियार खत्म नहीं हुए। वही अमेरिका और ट्रंप तो चाहते ही यही थे कि कैसे भी ईरान शांति के समझौते पर आने के लिए राजी हो जाए। यानी इस जंग में यह तो साफ हो चुका है कि जून 2025 के हमले के बाद जिस ईरान को अमेरिका ने कमजोर समझकर दोबारा हमला किया, युद्ध विराम हो गया है और दोनों इसे अपनी अपनी जीत करार दे रहे हैं। ईरान की सुरक्षा परिषद ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की है और कहा कि वो अगले 2 हफ्ते तक सीज फायर का ऐलान करते हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका भी और ईरान भी दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर कम से कम पूरी दुनिया के लिए राहत की ये लेकर के आई कि अब सीज फायर 15 दिन के लिए हो गया है। अगले 2 हफ्ते तक सीज फायर का पालन किया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने एक और पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा कि विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन। ईरान शांति चाहता है, वो अब और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज यही बात हर कोई चाहता है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से शुरू करने में मदद करेगा ताकि जहाजों की आवाजाही शुरू हो सके। अब बहुत सारे पॉजिटिव कदम उठाए जाएंगे। ईरान भी फिर से पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और इस बीच आपको बताएं, ईरान की सुप्रीम काउंसिल का ताजा बयान भी सामने आया है और ये कहा है कि बातचीत भी युद्ध का एक चरण है। सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि दुश्मन के आत्मसमर्पण तक ये युद्ध जारी रहेगा। अमेरिका सरेंडर करे तो ऐतिहासिक जीत होगी, सुप्रीम काउंसिल ये कह रहा है। और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अमेरिका को एक गलती बहुत भारी पड़ेगी। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप बताा रहे हैं, सुप्रीम काउंसिल जो ईरान का है वो ये कह रहा है कि जो बातचीत चल रही है वो भी युद्ध का ही एक चरण है। यानी कि अभी युद्ध पूरी तरह से थमा नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप है। जो बातचीत है उसे युद्ध के अंतर्गत ही समझा जाए। अगर अमेरिका सरेंडर करता है, अपनी हार मानता है, तो ये ईरान की असली जीत होगी जो दुनिया के सामने होगी। और ईरान ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका ने हमारी तमाम शर्तों को मान लिया है जो शर्तें हमारी ओर से रखी गई थी। अब देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल तो सबसे अहम यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अकेले और अलग थलग पड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप? दरअसल नाटो और यूरोपीय देशों की बेरुखी ने आखिर कैसे बदल दिए युद्ध के समीकरण? रूस और मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच क्यों अमेरिका की आक्रामक नीति पर उठ रहे हैं सवाल? और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या कि ट्रंप की रणनीति को यूरोपीय देशों का खुला समर्थन नहीं मिला। नाटो देशों ने सीधे सैन्य सहयोग से दूरी बनाए रखी, आपने शुरुआत से ही देखा। यूरोपियन यूनियन ने कूटनीतिक समाधान पर लगातार जोर दिया, उन्होंने हमले से बचने को कहा। वहीं जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों का युद्ध में शामिल होने से साफ साफ इनकार भी एक बड़ी वजह रहा। यूरोप ने ऊर्जा सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए सावधानी बरतना ही बेहतर समझा। नाटो के भीतर एकजुटता की कमी इस दौरान साफ साफ नजर आई। देखिए, कई देशों ने तो अमेरिका की आक्रामक नीति पर सवाल भी उठाए थे। सैन्य समर्थन के बजाय मानवीय और रक्षा समर्थन पर उन्होंने जोर दिया था। रूस और मध्य पूर्व के समीकरणों ने यूरोप को और अलर्ट किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अभाव में ट्रंप की जो रणनीति थी वो बहुत कमजोर पड़ती हुई दिनों दिन इस पूरे युद्ध में नजर आई। और यही वजह है कि इस तरह के हालात बने। तो हमारे साथ देखिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए। एवीएम पीके श्रीवास्तव सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और एवीएम श्रीवास्तव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए आज से पहले जब भी हम बात कर रहे थे तो हम हमलों की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि आखिर अब कहाँ हमला हो सकता है, अब अमेरिका का अगला टारगेट क्या होगा। लेकिन कम से कम आज का दिन ये अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए लेकर आया कि 15 दिन के लिए सीज फायर हो गया है। लेकिन जरा बताइए सर कि आपको इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एज अ डिफेंस एक्सपर्ट क्या लगती है? सर, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर ले उसे। श्वेता, इस बात के लिए कि ये बहुत शुभ संकेत है कि अभी
ये युद्ध विराम में तो है, कम से कम इसकी बात की जा रही है। अदरवाइज इससे पहले जो बातें हो रही थी वो इतनी विध्वंसक थी कि विश्व को लग रहा था कि अब पता नहीं किस मोड पर जाएंगे, क्योंकि ये विध्वंस और एक तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का मैसेज दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन आपने जो सबसे अच्छी बात ये पूछी है कि आखिरकार ये समझौता हुआ क्यों? समझौता इसलिए हुआ कि जो तेल खाड़ी देशों में है, ईरान में है और जो उस मिडिल ईस्ट में है, वो सारा एक तरीके से ईंधन है जो आर्थिक इंजन है हमारा विश्व का। उससे सब देशों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सारे देश इस बात से चिंता में थे, अगर यहाँ का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तेल की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो विश्व की आर्थिक संपदा का क्या होगा? उसको कैसे हम जारी रख सकेंगे, कैसे कर सकेंगे? इसलिए जितने भी समझदार लीडर्स थे, उन्होंने इससे अपना एक तटस्थता बना के रखी। यूरोप ने पहले ही कह दिया, ब्रिटेन कह चुका था इट्स नॉट आवर वॉर, सब कुछ लोग कह चुके थे, फ्रांस कह चुका था, स्पेन कह चुका था। तो सब लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में एक उनका तरीका था अपने कहने का कि इस लड़ाई को बंद होना चाहिए। और जहां तक सवाल है, बीच में और भी वहां की जो जनता है अमेरिका की, उन्होंने भी इस लड़ाई का बहुत विरोध किया, कड़ा विरोध किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरती रही। ये गिरती हुई जो रेटिंग थी वो 30% के नीचे चली गई। तब उनको चिंता हुई और उनको समझ में आया कि ऑफ रैम्प करेंगे। ऑफ रैम्प करने के लिए अब उन्होंने ये सूचित किया पूरे विश्व को कि मैं जीत गया। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या जीत गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने खुलवा दिया, वो तो पहले से खुला हुआ था, आप खुलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। आपने जो उनका संवर्धन की बात थी कि यूरेनियम को आप इनरिचमेंट नहीं करेंगे, वो इनरिचमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो उनका 10 सूत्री प्रोग्राम है उसमें तो इनरिचमेंट है ही है। और जो आप 3S की बात कर रहे थे, कुछ भी निष्कर्ष ऐसा निकलता हुआ नजर नहीं आया। माफ कीजिए रोक सर, कर्नल राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए, फिर कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी बताएंगे, फिर आएंगे आपके पास। कर्नल राठौर, ऐसा लगता है कि हम जो ईरान की दमनकारी नीतियां हैं उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस पूरे जंग के बाद अगर कहें तो सबसे ज्यादा भद्द पिटी है, सबसे ज्यादा किरकिरी किसी की हुई है तो वो है अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और कोई ताकतवर बनकर उभरा है इस जंग के इतने दिन बाद तो वो है ईरान। जी हाँ श्वेता, यहाँ पर एक चीज है कि अगर कोई भी मुल्क साउंड स्ट्रेटेजी नहीं रखता है, पॉलिसीज नहीं रखता है और सिर्फ एक भड़कावे में आकर के कोई कार्य करता है तो वो उसके साथ यही होता है। और जो भी मुल्क ज्यादा ताकतवर होता है, जिसको अपना महाशक्ति कहते हैं, उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो शुरुआत से ही अमेरिका की ये गलत स्ट्रेटेजी रही। बीच बातचीत में जब आप सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए थे, आपने 28 तारीख को अटैक कर दिया और उसके बाद जब आपने अटैक किया तो ईरान में कोई चीज खड़ी छोड़ी नहीं, सबको नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। तो विश्व जनमत तो हो ही जाएगा आपके खिलाफ। और उसके बाद जब ईरान ने क्या किया, वो हार्मुज बंद कर दिया तो पूरी दुनिया पे संकट आ गया। और फिर आपके जो ट्रंप के अपने थे, नेटो देश के लोग थे, उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया और उनके घर में संकट आ गया। तो वहां पर सबसे बड़ी बात है, महाशक्ति को हमेशा जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, ना कि बहकावे में और आवेश में आकर। ये कोई रोड साइड लड़ाई नहीं है कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ के आपने चांटे मार दिए। इसमें दुनिया के और देशों की तकदीर जुड़ी होती है। आप देखिए ईरान का कितना नुकसान किया है, आप कितना नुकसान दुनिया की सारी इकोनॉमी का, हर नेशन की इकोनॉमी को बहुत असर पड़ा है, जीडीपी तक प्रभावित हुआ। इसका कौन जिम्मेदार और हासिल क्या हुआ इस पूरे इतने लंबे वक्त के दरमियान, और उसके बाद हासिल क्या हुआ? अब हम उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अब ईरान की शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, जो कि पहले तो युद्ध के खुला ही हुआ था। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं कि अब ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो चुका है और माना जा रहा है कि ट्रंप की बड़ी हार है, लेकिन उसके कारण भी है। क्या ईरान ने अकेले दम पर अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर किया है? तो जवाब है नहीं। ईरान के पीछे चीन और रूस का मजबूत हाथ था। भले ही पर्दे के पीछे से रूस ने कैसे मदद की, चलिए आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो यूएन में ईरान के खिलाफ बहरीन के प्रस्ताव पर वीटो लगाया गया। कैसे पर्दे के पीछे से ये सपोर्ट था, इसको ऐसे समझिए कि चीन रूस ने अमेरिकी हमले को अवैध करार दिया, शुरू से ही इसको गलत बताते रहे। चीन रूस ने युद्ध में सर्विलांस और साइबर सिस्टम की मदद दी है और साथ ही रूस ने खुफिया जानकारी और सैटेलाइट के जरिए उनकी मदद की थी। अमेरिकी विमान और सैन्य जो जानकारियां थी वो भी उन्होंने पहुंचाई है ईरान तक, ताकि वो सटीक निशाना लगा पाए। रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का एडवांस वर्जन तक दिया है ईरान को।
चीन ने मिसाइल और ड्रोन पुर्जे मिसाइल ईंधन दिया, जिसकी वजह से युद्ध के मैदान में वो डटा रहा। रडार और नेविगेशन सिस्टम के जरिए ईरान की मदद की गई। अमेरिकी विमानों को ट्रैक करने के लिए एंटी स्टेल्थ रडार भी दिए गए और इसीलिए ईरान आपको इतना मजबूत नजर आया इस पूरे युद्ध के दौरान। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एआई डेटा ईरान से शेयर भी किया गया चीन और रूस की तरफ से। तेल खरीदार बनकर चीन ने ईरान की आर्थिक मदद भी की है ताकि उस पर कोई आर्थिक चोट ना पहुंच पाए। तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे से हुआ और यही वजह है कि आप ये समझिए कि आज इतना मजबूत होकर के ईरान निकलता हुआ नजर आया। एवीएम श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। एवीएम श्रीवास्तव, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से कि चीन और रूस ने जो पर्दे के पीछे से मदद पहुंचाई ईरान को, तमाम पॉइंटर्स हमने दर्शकों को दिखाए, वो भी एक बहुत अहम वजह रही कि ईरान इतने वक्त तक डटकर युद्ध के मैदान में रहा और अपनी बातों को सामने पुरजोर तरीके से रखता रहा। बिल्कुल सही श्वेता, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए बहुत पैसे की और साजो सामान की जरूरत पड़ती है, लॉजिस्टिक्स चेन की जरूरत पड़ती है। वैसे पर्दे के पीछे से तो मैं उतना सहमत नहीं हूँगा, क्योंकि सबको पता था कि चीन और रूस मदद कर रहे हैं और सैटेलाइट इमेजरीज और इंटेलिजेंस और एआई का जो भी उनको सपोर्ट देना था वो दे रहे हैं, वो आता रहा ईरान के पास। उसी तरीके से ईरान की शक्ति बनी रही, क्षमता बनी रही, जिसको नष्ट करने का शायद बीड़ा उठाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। उनका ये सोचना था कि शायद 2-4 हफ्ते में इनकी सारी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को, अगर आप मुझसे सच में पूछें, हम पहले भी यही कहते थे, हम दोनों यही कहते रहे हैं कि इसके लिए जो एक प्लान बनता है, जो स्ट्रेटजी बनती है और उसके बाद में टैक्टिक्स बनती है, आप उसको कार्यान्वित करते हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि ये कोई बहुत मामूली सी चीज है, इसको हम करके खत्म कर डालेंगे। इसको भी उन्होंने वेनेजुएला समझने की भूल की, और जबकि यहाँ का टेरेन जिस तरीके का है, यहाँ के जिस तरह के लोग हैं और जो वहाँ की मानसिकता है या जो वहाँ का कल्चर है, उसमें ये पॉसिबल नहीं था। तो ये जो है, यहाँ पर खबर उन लोगों की बिल्कुल गलत आई। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने बहुत मदद की हार्डवेयर के रूप में, और रशिया ने भी उनको सॉफ्ट, जिसको हम सॉफ्ट हेल्प कहते हैं, और जो बाकी आपकी मदद है, क्योंकि कैस्पियन सी से रशिया का बहुत एक सीधा साधा ड्यूअल प्रोग्राम के तहत, जिसको हम ड्यूअल यूज आइटम्स बोलते हैं, उसके तहत सारे कल पुर्जे उसको बनाने के आ सकते हैं, शायद ड्रोन के। और एडवांस वर्जन रशिया ने बना लिया था, तो उस एडवांस वर्जन को यहाँ भी चालू कर दिया गया। इसलिए ये अपने आप में उनके पास लड़ने का साजो सामान भी रहा और इंटेलिजेंस भी अवेलेबल रही, और वो अपने निशानों पर सटीक जा सके। सही कह रहे हैं सर आप। और कर्नल राठौर से भी समझ लेते हैं। कर्नल राठौर, नेटो देशों का मदद नहीं करना, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाना, अकेले पड़ जाना, रूस और चीन का ईरान को सपोर्ट करना, और इतना ही नहीं, ईरान को मुझे लगता है सिंपैथी, और जो बाकी तमाम देश थे उन्होंने एम्पैथाइज भी किया कि ईरान किस हाल से गुजर रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा अल्टीमेटम देने के बाद। श्वेता, इस युद्ध का सबसे बड़ा फॉल आउट है कि नेटो के अंदर अमेरिका के संबंधों के साथ बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने इस सत्ता में आए हैं जनवरी पिछले साल, तब से वो नेटो के सदस्य देशों के साथ वो उल्टा सीधा बोलते रहे। कनाडा को धमकाया, ग्रीनलैंड को धमकाया, बाद में सारे अमेरिका के, ब्रिटेन को धमकाया, फ्रांस को धमकाया। तो उसका फल यही हुआ कि 5-6 देश मुखर होकर के सामने आ गए और सबने ट्रंप की बुराई करी। नॉन नेटो एलाइज भी जो अमेरिका के, वो भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। आज मेरे ख्याल से नेटो के जो महासचिव हैं उनसे मिलने जा रहे हैं मार्क रूटे, लेकिन नेटो का अब भविष्य और स्वरूप ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रंप भी इनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। उन्होंने क्या फायर भी बोला है, पेपर टाइगर भी बोला, सब बोला है। तो अब इसके बाद जो सबसे बड़ा डायरेक्ट इसका फॉल आउट होने को हम देखेंगे वो है रूस यूक्रेन वॉर, क्योंकि इसके बाद हमारा फोकस रूस यूक्रेन वॉर की तरफ चला जाएगा। वो अभी तक फॉरगॉटन वॉर था, अब वहां हम लोग जाके देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और नेटो के बीच जो ये खाई बड़ी अमेरिका के साथ, इसका कितना इंपैक्ट उस वॉर पर पड़ेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा सर। इसको भी समझेंगे आपसे। लेकिन ट्रंप का बड़बोलापन था जिसकी अब भद पिट रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ इजराइल की जिद थी या अमेरिका का सोचा समझा फैसला था? ईरान के खिलाफ आखिर कैसे तैयार हुआ विनाशकारी हमलों का वो जॉइंट मास्टर प्लान, जिसे अब ट्रंप और अमेरिका की, जिसको लेकर के किरकिरी हो रही है? तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका पर क्या हुआ था कि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इजराइल ने सुरक्षा खतरे को लेकर के अमेरिका से मदद की मांग की थी, अमेरिका से मदद मांगी थी, बात हुई थी।
यूएस पहले से ही ईरान पर आक्रामक नीति पर काम कर रहा था। उसे आपने सुना होगा, पहले युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था। इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर मिलिट्री इनपुट अमेरिका के साथ साझा किए थे इस हमले से पहले। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक जॉइंट प्लान ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने तैयार किया था। यूएस सैन्य तैनाती को भी देखा गया था। इजराइल ने टारगेट्स की लिस्ट को पहले से ही तैयार कर रखा था, जिसे अमेरिका के साथ शेयर किया गया। मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर एक साझा रणनीति दोनों देशों के बीच बनी थी। अमेरिका को भरोसे में लेकर ईरान के टारगेट पर ये हमले किए गए थे। और तो ये जो फैसला था वो इजराइल की रणनीति थी या अमेरिकी फैसला था, ये एक अहम सवाल है। एवं श्रीवास्तव, जब भी कोई युद्ध इस तरीके से सीज फायर तक पहुंचता है तो उसके बाद एनालिसिस का वक्त शुरू होता है। और क्या आपको भी लगता है कि जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के अंदर घिरे हुए हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी तो अमेरिका फर्स्ट की नीति थी, फिर एक ऐसे युद्ध में आपने अमेरिका को झोंका जिसका कोई एम अमेरिका के लिए नहीं था। वाकई इजराइल के उकसावे पर, कतर के उकसावे पर अमेरिका इस जंग में कूदा, आपको भी लगता है? बिल्कुल सही आपने बोला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इजराइल के भड़काने पर ही ट्रंप इसमें कूदे हैं। और खास तौर से ट्रंप जो अनप्रोफेशनल जो उनकी टीम है, जैसे जेरेड कुशनर है, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट नहीं है, उनके दामाद जरूर हैं, उनका गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं अपने फर्म के थ्रू। उसी तरीके स्टीव विटकॉफ के जो बेटे हैं वो भी इस चीज़ में मीडिएट कर रहे थे। वो भी कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट या प्रोफेशनल करियर वाले नहीं हैं, वो लोग बिजनेसमैन हैं। तो उनका देखने का और समझने का पर्सपेक्टिव अलग था। और जिस तरह की फोर्सेस जो मिडिल ईस्ट में लाई जा रही थी खाड़ी देश के आसपास ईरान को डीकैपेचुलेट करने के लिए, हम सब ने बिगनिंग से कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, कि बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वहां लाने से ईरान के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो लड़ाई एक डिफरेंट तरीके की लड़ाई होगी। उस लड़ाई में एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रोल हो सकता है, लेकिन बहुत कम रोल होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जहां तक मुझे एक और चीज लगती है जिसने ट्रंप को इस वक्त शायद इम्पेल किया या एक तरीके से प्रेशराइज किया कि वो इस युद्ध से बाहर निकलें, ये जो आपने पायलट के एक्सट्रैक्शन की जो विजुअल्स आए थे उसमें इतने सारे जहाजों का नुकसान हुआ था, स्टेजिंग कहीं और की थी और ये बात उठने लगी थी, क्या वो 155 एयरक्राफ्ट गए थे वहां से एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूरेनियम का, जो इनरिच यूरेनियम था जिसको वो विजय की तरह घोषित करना चाहते थे, वो फेल हो गया। तो उनको ये समझ में आया कि वो ये टेरिटरी ऐसी नहीं है जहां इस तरह के हमले साकार हो सकते हैं। ये अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी जो उनकी छोटी कैबिनेट होगी, ये जो अंदर बात चली होगी, क्योंकि जो उन्होंने हमला किया था 155 एयरक्राफ्ट, सो मेनी हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के, वो अपने आप में बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वजह है कि देखिए अब यूरेनियम हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह सरेंडर करते हुए आखिरकार नजर आए हैं। कर्नल राठौर, आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या ये ट्रंप के बड़बोलेपन की हार है? देखिए श्वेता, एक मैं और व्यू देना चाहूंगा कि ईरान को बिल्कुल मारकर खत्म नहीं करना चाहते इजराइल या ईरान अमेरिका। वो नहीं चाहते कि ईरान बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ईरान का भय दिखा करके खाड़ी देशों में इनके बेसेस रहते हैं। ईरान का भय दिखाकर खाड़ी के देश इनसे हथियार खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, कंसल्टेंसी खरीदते हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस भी युद्ध में अगर आप बिना किसी स्ट्रेटेजी प्लान के उतरेंगे और प्रोफेशनल्स को काम नहीं करने देंगे तो उस युद्ध की परिणति ऐसी ही होगी। अगर हम एक कोवर्ट ऑपरेशन चला रहे हैं एक पायलट को निकालने के लिए, उसमें 150 हवाई जहाज की क्या जरूरत होती है? क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं सिद्ध करना था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन एंड ऑफ द वॉर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि 2 हफ्ते के वक्त के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन सवाल देखिए कई सारे हैं। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति अपने ही दावों के जाल में फंस गए? आखिर क्यों ट्रंप की आक्रामक नीति सिर्फ बड़बोलापन साबित हुई? चलिए वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रंप ने ईरान पर तुरंत कार्रवाई की और कई बार चेतावनी दी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा ट्रंप ने किया। क्या क्या कुछ उन्होंने कहा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। होर्मुज बंद होने पर सख्त कार्रवाई की बात वो बार बार कहते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिना शर्त सरेंडर जैसी कड़ी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। कई बार ईरान की मिसाइल शक्ति नष्ट तक कर देने का दावा उन्होंने किया। ट्रंप के दावों के बावजूद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के हमले जारी रखे। यूरेनियम संवर्धन और परमाणु गतिविधियां पूरी तरह से वहां नहीं रुकी। चेतावनी के बाद भी होर्मुज में तेल टैंकर जहाजों पर हमले हुए।
ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी ट्रंप की बिल्कुल खोखली साबित हुई। होर्मुज खोलकर रहेंगे जैसे ट्रंप के बयान झूठे साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी किरकिरी हुई। तबाह बर्बाद कर देने की धमकी के बाद भी ईरान अडिग रहा। ईरान अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा ईरानी सुरक्षा बल के अधीन होंगी। ट्रंप के सख्त बयानों के बावजूद वास्तविक परिणाम पर अब भी सवाल लगातार बने हुए हैं। और चलिए एवीएम श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए इस जंग के बाद मुझे लगता है ईरान सर अब और ज्यादा मजबूत हो गया है। अपनी दमनकारी नीतियों को हो सकता है आगे वो उसी तरीके से और भी जारी रखे, यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी अब एक दुनिया भर की कमजोर नब्ज ईरान के पास है। जो नब्ज उसको पता नहीं थी, बिल्कुल सही बात कही श्वेता, जो नब्ज उसको पता नहीं थी, कभी उसने एम्प्लॉय नहीं किया था, बिल्कुल अब उसके हाथ में आ गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, अब इस बात की चर्चा एक तरीके से खत्म सी हो गई है कि ईरान संवर्धन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उस 10 सूत्री कार्यक्रम में वो भी लिखा हुआ है। तीसरी बात ये आ गई है कि अब हमारे सैंक्शंस हटा लीजिए। अगर सैंक्शंस हट जाते हैं और ईरान अपना तेल खुल के बेच सकता है तो आप समझिए ईरान में समृद्धि आएगी। मैं एक बात से इनके दृष्टिकोण से, कर्नल राठौड़ के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ, जो अभी तक शायद मीडिया में हम लोगों ने मिस किया, कि ईरान को बचा के रखना भी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक खाड़ी देशों में एक डर रहेगा और उस डर के चलते उनका सामान बिकेगा, उनकी वहां पर बात मानी जाएगी और उनके सहारे की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी सिंड्रोम बना रहेगा। तो वो बात तो जरूर शायद बिल्कुल सही है, यह आकलन सही है, ये बहुत चर्चा में नहीं है। लेकिन खाड़ी देशों में एक और शक की बुनियाद अब ट्रंप ने डाल दी जो पहले नहीं थी, कि क्या अमेरिका हमारी रक्षा कर सकता है। इस पर उन्हें अब शक हो गया है, क्योंकि अमेरिकन जो असेट्स थे, मेन असेट्स जिनके ऊपर सारा विश्व गर्व करता था, अमेरिका तो बहुत गर्व करता था कि इनके पास जो अर्ली डिटेक्शन एंड सर्वेलेंस रेडार है, जिसकी कीमत करीब $2.5 बिलियन है, वो हर चीज को देख सकता है, परख सकता है। ईरान ने उस पर भी हमला कर दिया, उसको नष्ट कर दिया था। थर्ड जो सिस्टम है, जो ऑल पोटेंट माना जाता है, ईरान ने उसके रेडार को नष्ट कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं जाके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस में गिरने लगी, बहुत ऐसे एसेट्स पाने लगी। जो सुप्रीम लीडरशिप के खत्म होने पर, अपने कमांडर्स के मारे जाने पर भी ईरान पर असर नहीं पड़ा। सेकंड लीडरशिप ने फौरन वो जगह ले ली और उसके बाद हमले जारी रहे सर, ये भी हमने देखा। लेकिन इसलिए सवाल तो यही है कि क्यों महाजंग का असली विजेता ईरान को माना जा रहा है। इसकी कई वजह है, तो चलिए कि करके वजहों का जिक्र अगर करें तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति के हमलों को नाकाम करना किसी भी देश के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अमेरिका की हमलों को नाकाम किया ईरान ने, दुनिया ने देखा। इसके अलावा देखिए असली विजेता ईरान को इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यूएस के सहयोगी इजराइल पर जबरदस्त जवाबी हमले लगातार ईरान की तरफ से करते रह गए। पहले ही दिन अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बावजूद जंग में टिका रहा, उसके हौसलों पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसा कि अमेरिका को लगा था। अपने टॉप कमांडर्स को शुरू में ही खोने के बावजूद जवाबी हमले ईरान ने हमेशा जारी रखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे झुकने से ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। आखिरी सैनिक होने तक लड़ेंगे। पूरी दुनिया ईरान के सरेंडर की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ईरानी ऐसा नहीं उन्होंने किया, वो डटे रहे इस जंग के मैदान में। अमेरिकी हमले के जवाब में पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान ने अपना रणक्षेत्र बना लिया। मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज पर वो लगातार हमले करता रहा। यूरोप के ताकतवर देशों को जंग से दूर रहने पर उसने मजबूर कर दिया। हालात इस तरीके के बन गए हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल उसने बनाए रखा। किसी भी डर या धमकी के आगे वो झुका नहीं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई को अपने कंट्रोल में उसने रखा, जिससे कि चौतरफा दबाव अमेरिका पर पड़ता रहा। ईरान ने अपने दुश्मनों को बातचीत के लिए मजबूर किया कि आइए आप हमसे बात कीजिए, हमारी शर्तें मानिए। अपनी शर्तों पर, अपने समय पर, अपनी स्थितियों के अनुसार युद्ध का रुख अपनी तरफ मोड़ने में एकदम कामयाब रहा और अमेरिका को पूरी तरह से नाकाम करता हुआ नजर आया ईरान। और यही वजह है कि ये तमाम जो पॉइंट्स हैं हमने आपको बताए और इसको समझने की कोशिश करेंगे कर्नल राठौर से भी। कर्नल राठौर, तो ये ईरान की वो वजह हमने बताई अपने दर्शकों को जिसकी वजह से आप आज ये कह सकते हैं कि इस जंग में भले ही अमेरिका ये दावा कर रहा हो कि जीत हमारी है, लेकिन असली जीत कहीं ना कहीं ईरान की है। जी हाँ श्वेता, आप ये देखिए कि ईरान ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा है वाकई काबिले तारीफ है। हर तरीके का हैंडीकैप था, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी नहीं थी, जो उसके पास था उससे उसने लड़ा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि जिस 10 पॉइंट पीस फार्मूले को डोनाल्ड ट्रंप डस्टबिन में फेंक रहे थे,
उसी को उन्होंने एजेंडा बनाया, उसी को एजेंडा बनाया। और जब आप एक रात पहले कहते हैं कि आज रात में एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, इतनी ग्रेव थ्रेट, और उसके बाद आप 10 पॉइंट पीस फार्मूले में आप कहते हैं कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, तो वो एक चीज दिखाती है कि कौन क्लाइंब डाउन किया, किसने पहले आंख झपकाई। और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर उन्होंने अपनी आंख झपकाई तो ये आप देखिएगा, जब बातचीत होगी मेज पर बैठ के, वहां भी ईरान का पड़ला भारी रहेगा, बिल्कुल सर, हैंड रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब जो स्थिति अमेरिका ने बना दी है कि ईरान पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ईरान की वो कौन सी रणनीति रही जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश और अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल को बैकफुट पर ला दिया, ये भी समझेंगे। एवीएम श्रीवास्तव सर, आपसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप जंग के मैदान में देखें, जब दोनों देशों ने शर्तें भरे रखी हैं, लेकिन अपनी शर्तों को लेकर के ईरान बहुत फर्म नजर आ रहा है और बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान की जो रणनीति पूरे युद्ध में रही है 40 दिन में, उसने पहला ये काम किया कि उसने डायरेक्टली उन चीज़ों को कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने हमले किए तो उनका प्रतिवार हमलों से, बम गिराने से नहीं था। उसने उसको हॉरिजॉन्टली स्प्रेड किया, खाड़ी देशों पर अटैक करना शुरू किया, वहाँ के टारगेट्स अनाउंस करने शुरू किए, वहाँ के इंडस्ट्रियल सेंटर्स, AI सेंटर्स को अनाउंस करना शुरू किया, जिससे कि दबाव पड़े प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। और प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी जो इसमें थी, उनको अपनी जनता का सपोर्ट नहीं था। उनकी जनता को ये पता नहीं था कि हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए अंदर से विरोध बढ़ता जा रहा था, उनकी अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही थी और GCC कंट्रीज में अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। अब जहां तक सवाल रहा, उन्होंने किसी भी चीज को, हर चीज को शहादत माना। और ईरान के पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी, क्योंकि अगर आप जो 15 सूत्रीय उन्होंने एजेंडा भेजा था ईरान को सरेंडर करने के लिए, जिसमें एब्सोल्यूट सरेंडर का काम था, वो एक तरीके से उस देश के लिए सुसाइडल नोट था। वो कोई भी देश नहीं मानता, चाहे वहां कोई भी देश होता। इसलिए पहले उन्होंने अपने चीजों को इतना ज्यादा मैक्सिमलिस्ट रखा, वो अनएक्सेप्टेबल थी। इसलिए ईरान लड़ता रहा अस्तित्व के लिए। सर देखिए, हमने दोनों सेनाओं के बीच के मनोबल का फर्क भी, क्योंकि आप दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आपने सेवाएं दी है देश रक्षा में, तो एक मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। ईरान में हमने देखा कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की सेना के एक मनोबल बहुत आई था, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, जबकि अमेरिका ये समझ ही नहीं पा रहा था, और ना ही उनके सैनिक, उनके आर्मी चीफ को बीच में से हटा दिया गया कि वो आखिर किस एम के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान की कौन सी रणनीति जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल को बैकफुट पर डाल दिया। दरअसल क्या पॉइंट से, चलिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका इजराइल की रणनीति है कि दुश्मन के राष्ट्र प्रमुख, सेना प्रमुख को खत्म कर दो, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सीधे सीधे उनकी जो नीचे की पूरी लीडरशिप है उस पर असर पड़ेगा, लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जून 2025 में अमेरिका इजराइल हमले से ईरान ने सीख पहले ही ले रखी थी कि फिर से ऐसा हो सकता है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लॉन्ग वॉर का प्लान तभी से ईरान बना रहा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी। 2025 के बाद ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा तेज कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा मौका आ सकता है। ईरान ने अपनी सेना को डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया। इसके अलावा बड़े कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी फैसले लेने की जो आजादी थी, उसका पहले से प्री प्लान तैयार थी। खामेनेई और कमांडरों के मारे जाने के बाद भी आप देखिए कि यही वजह थी कि युद्ध रुका नहीं, युद्ध थमा नहीं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो पहुंचा सके अपने दुश्मनों को। अमेरिका इजराइल पर दबाव के लिए एक साथ कई मोर्चे उसने खोल दिए थे, जिसमें गल्फ कंट्रीज पर हमले भी थे। पड़ोसी देशों में बनाए गए अमेरिकी सैन्य बेस पर उसने हमले लगातार करना जारी रखा, धमकी लगातार देता रहा। सीधे इजराइल के बड़े शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले भी ईरान ने किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दुनिया पर दबाव डाला। ये देखिए, सबसे बड़ा तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं, वो ईरान की तरफ से चला गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ गया, दबाव पड़ा अमेरिका पर, पूरी दुनिया इसको लेकर के परेशान हो गई, और ये बहुत बड़ी वजह रही कि इस तरह के हालात बनते हुए नजर आए। कर्नल राठौर, ये तमाम पॉइंट्स हमने बताए, और इससे इनकार नहीं है कि बहुत स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि हम लोग तो देखिए लगातार रोजाना ही डिस्कस आपस में कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत जानकारी हम लोगों को भी मिलती है, दर्शकों को भी समझ में आता है, लेकिन शुरुआत से, पहले दिन से जिस स्ट्रैटेजी के साथ ईरान ने काम किया, फिर चाहे उनकी लीडरशिप खत्म हो जाए, उनके कमांडर्स मारे गए, वो कभी थमे रुके नहीं। सेकंड लाइन की लीडरशिप ने कमांड ले लिया और चुन चुन करके टारगेट्स को सेलेक्ट करके वहां पर हमले करते रहे।
श्वेता, आपका कहना सही है कि जून 2025 के वो 12 दिन के वॉर के बाद ईरान ने इसको बड़ा सीरियसली लिया कि हाँ अभी रुक तो गया है लेकिन ये वापस आएंगे, और उसके लिए ईरान ने बहुत तैयारी की और बीच में एक बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ ईरान के अंदर। उसके बावजूद भी उन्होंने तैयारी की और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की वो ये कि अपने हथियारों को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और बाकी हथियारों को उन्होंने अलग अलग जगह डिप्लॉय किया, छिपाया, और उसी तरीके से कमांडर्स को छिपाया। ईरान में और अमेरिकन आर्मी में दोनों के अंदर कमांडर्स मारे गए, लेकिन ईरान में सेलेक्टिव किलिंग हुई और अमेरिकन आर्मी में डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ ने उनको सैक किया। तो यहाँ आप देखिए कि ईरान के 3 चेहरे थे सिर्फ पूरी लड़ाई में। एक थे आपके फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे थे प्रेसिडेंट और तीसरे थे संसद के स्पीकर। किसी चौथे ने मुंह नहीं खोला। बिल्कुल। इसके अलावा सारे लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इसके बाद भी ईरान खड़ा रहा और सबसे बड़ी उसमें चीज ये थी कि कम्युनिकेशन उनका सेट था और वो टारगेट सिलेक्शन बड़ा अच्छा था। सवाल यह है कि वो अमेरिका जो दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने और लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा करता रहा, वो अचानक से आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया। क्यों जा बैठा? दरअसल हुआ क्या कि ईरान के खिलाफ सीज फायर ट्रंप की सबसे बड़ी हार के तौर पर देखिए दुनिया के सामने आई है। इसके बाद मजबूर हुए ट्रंप को पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को घर में घुसकर अमेरिका ने मारा था। आतंकवाद के नाम पर ही ईरान पर ट्रंप ने हमला किया। ईरान से हारने लगे तो आतंकी पालने वाले पाकिस्तान का साथ दे दिया। तो जरा सोचिए, 2018 में ट्रंप ने पाक पर आतंकी पालने का आरोप लगाया था। आतंकवाद के नाम पर 2018 में पाक की मिलिट्री मदद भी नहीं ट्रंप ने रोकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया था। भारत के खिलाफ लगातार आतंकियों को पाक ने पाला पोसा है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत में एक्टिव आतंकियों का बेस कैंप पाकिस्तान में है। हम सब जानते हैं आतंकवाद को लेकर अमेरिका की परिभाषा देखिए समय समय के साथ साथ जरूरत के हिसाब से बदलती रही। अपने फायदे के लिए ट्रंप अब शहबाज मुनीर की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको ऐसे समझिए कि एक आतंकी देश को हटाने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब सबसे बड़े जो आतंकी देश है पाकिस्तान, उसकी गोद में जाकर के बैठ गए हैं। ये वाकई भारत के लिए भी एक चिंता की बात है। एवं श्रीवास्तव, आपसे मैं इस मुद्दे पर समझना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार किया। मुनीर और शहबाज शरीफ की गोद में जाकर के वो एक तरह से कहे तो बैठ गए हैं। एक आतंकी देश को ठीक करने की बात वो कह रहे थे और दूसरे आतंकी देश जो सबसे बड़ा आतंकी देश है उससे साठगांठ बढ़ा ली। हमारे लिए भी एक बड़ी चिंता की वजह है ये। श्वेता, मैं एक इस परिप्रेक्ष्य में 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, अभी यूएस के पेंटागन से हर साल एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होता है कि उनको किन कंट्रीज से थ्रेट है। तो 5 कंट्रीज का नाम लिया है। आप 4 को तो हम सब जानते हैं, उसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। लेकिन 5वां आप जानती कौन है? 5वां पाकिस्तान है जी। इस साल की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। और एक और है, उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ये माना है कि 18 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी धरती से काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान का कोई बहुत उच्च स्थान है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की खासतौर से ये खासियत रही है कि वो डिक्टेटर्स को बहुत पसंद करते हैं, चाहे नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर हो और या वो चाहे कोई और चाइना के प्रेसिडेंट शी हो, वो उनकी पसंद में आते हैं। उन लोगों के बारे में आपने उनको या कोई हो सकता है सर अभी क्योंकि मौके की नजाकत को देखते हुए ट्रंप ऐसा पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है अगले फिर कुछ दिन में उनका खुद का वक्तव्य इसको लेकर बदल। एक बात और बता दूं, और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ईरान पाकिस्तान को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ईरान का और सऊदी अरेबिया का मिलिट्री एग्रीमेंट है, तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि ट्रंप की भी बातें अब कुछ दिन में हमें बदलती हुई नजर आए सर। बिल्कुल सही। अब देखिए, जब दुनिया 2 धड़ों में बटी थी तब प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी ने कैसे भारत के हितों को सुरक्षित रखा। न अमेरिका का दबाव, न ईरान से दूरी। आखिर कैसे ग्लोबल पावर के रूप में भारत उभरा, आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, भारत ने स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी की नीति अपनाई, यानी कि एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच। अमेरिका या ईरान का खुलकर समर्थन भारत ने कभी नहीं किया। लगातार संवाद और शांति की अपील पर जोर दिया, जैसा हर युद्ध के दौरान भारत का अप्रोच होता है।
अमेरिका को साफ संदेश दिया कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हित पहले रखेगा। भारत और ईरान के साथ भी कूटनीतिक चैनल खुले रखे गए। ऊर्जा, सुरक्षा और तेल सप्लाई को संतुलित बनाए रखा। वैश्विक मंचों पर डी एस्केलेशन की मांग भारत ने बार बार दोहराई। युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत किया। भारत जिम्मेदार और संतुलित शक्ति के रूप में उभरा। बहुपक्षीय रिश्तों को साधकर बड़ा रणनीतिक संदेश भी भारत ने इस युद्ध के दौरान दिया है और इसीलिए भारत बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उठकर सामने आया है। और कर्नल राठौर का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताएं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके। लेकिन क्या यूएन अपने उद्देश्य में सफल रहा? सच यह है कि ये ना अमेरिका ईरान युद्ध में सफल रहा, बल्कि पिछले कई दशकों से इसका औचित्य ही खत्म सा हो गया। तो देखिए, रूस यूक्रेन के बाद अमेरिका ईरान युद्ध रोकने में भी यूएन जो है वो पूरी तरह से फेल नजर आया है। अमेरिका इजराइल को हमला करने से रोकने में भी यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से नाकाम नजर आया है। बार बार नाकामी सामने आई है। यूएन की नाकामी का आलम यह कि 40 दिन के युद्ध में 4000 के सोचिए लोगों की मौत हो गई है और यूएन कुछ नहीं कर पाया। न्यूक्लियर साइट पर हमलों से भी यूएन नहीं रोक पाया इस दौरान। ऐसे में संगठन पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। यूएन महासचिव की युद्ध की निंदा और युद्ध विराम की अपील बिल्कुल बेकार साबित हुई, बेअसर साबित हुई। अमेरिका इजराइल के एक तरफा हमले की निंदा नहीं हुई। इसके अलावा मार्च में गल्फ देशों पर ईरानी हमले से जुड़े प्रस्ताव की सिर्फ निंदा यूएन की तरफ से की गई है। इसके अलावा बहरीन के होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के प्रस्ताव पर चीन और रूस का वीटो भी नजर आया। इसमें भी यूएन की किरकिरी हुई, यूएन की नाकामी नजर आई। तो ये तमाम जो पॉइंट सामने आपको दिखाए उससे ये समझ में आता है कि यूएन कैसे एक बार फिर से एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नजर आया है।